हेलो गाइस, वंस अगेन यूर ऑल वेलकम बैक टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। आज के इस वीडियो में हम रिवीजन चेकलिस्ट सीरीज को वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड दैट इज मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। काफ़ी सिंपल चैप्टर है और काफ़ी इजी भी है, तो इसको तो हम जल्दी जल्दी समझ लेंगे और इसके हिसाब से इसकी अप्रोचेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो जो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है उन्हीं को लिया जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम बेसिकली एक स्लोप का इवेल्युएशन करते हैं, ओके। और स्लोप एक्चुअल में क्या होती है? डेरिवेटिव होती है। डेरिवेटिव किस सेंस में होती है? नॉट इन द एग्जैक्ट सेंस, बट डेरिवेटिव होती है एज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं इसे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी आर्बिट्रेरी कर्व में अगर मुझे पॉइंट ए पे उसका स्लोप देखना है तो स्लोप एट अ पॉइंट देखना है। तो स्लोप एट अ पॉइंट मतलब उसके टेंजेंट का स्लोप देखना है। तो टेंजेंट का स्लोप देखने के लिए व्हाट आई विश टू फाइंड इसकी इससे जस्ट पहले वाला अगर कोई पॉइंट है जिसे हम a माइनस एच कहते हैं, या इससे जस्ट बाद वाला जो पॉइंट है, क्योंकि हमें स्लोप निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो हम इसी के बहुत ही क्लोज नेबरहुड में उसमें लिमिट लगाते हैं। तो व्हाट आई से इज, अगर ये वाला पॉइंट एफ ऑफ ए एच कॉमा ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच है और ये वाला पॉइंट ए कॉमा एफ ऑफ ए है, सो व्हाट आई कैन राइट इज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं स्लोप लिखूं तो वो होती है y2 माइनस y1, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि a प्लस एच माइनस ए विच इज h। एंड व्हाट आई कैन do is कि limit h tending to 0, which implies that this is a very small value where this actual में अगर हम देखें तो ये बहुत ही heavy limit से जाते जाते secant to tangent चल रही होती है। आई होप आपको secant और tangent का तो मीनिंग पता होगा। तो ये वाली चीज हमने कहा था कि ये डेरिवेटिव होती है एट अ पॉइंट ए, ठीक है। तो हम जनरल पॉइंट के लिए बात करें कि अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एक्चुअली किसी कर्व के लिए उसके स्लोप, उसके सीकेंट के स्लोप की तरह बात करती है, पर जब डेल्टा एक्स से 0 को जा रहा है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो व्हाट वी कैन से इसकी एक्स कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस कम होने से दिस टेंजेंट विल मूव टू, दिस टेंजेंट की स्लोप वुड मूव टुवर्ड अ डिफरेंट पॉइंट, एंड दैट डिफरेंट पॉइंट इज कि सॉरी, ये सीकेंट का जो स्लोप था, सीकेंट टू टेंजेंट मूव कर रहे हैं हम। तो जब हम सीकेंट टू टेंजेंट मूव करते हैं तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल से कह सकते हैं कि हम आगे वाले किसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे और उसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे और इन दो पॉइंट्स को लेकर के वी विल कैलकुलेट द स्लोप। और उस स्लोप में हम बस स्पेसिफिकली एक लिमिट लगा रहे हैं, क्योंकि h बहुत स्मॉल है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा रहे हैं। फिर उसके बाद तो बाकी सब केसेस सिमिलर होते हैं। दिस इज नोन एज कैलकुलेटिंग बाय ए बी इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इसका हमने डिस्कशन बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी में किया था या डेरिवेबिलिटी में कर चुके हैं, तो इसमें आई थिंक और कोई आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। इन ज्योमेट्रिकल टर्म्स में बोलें तो ये कैलकुलेशन ऑफ स्लोप ही है, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे पास कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स है। फंडामेंटल थ्योरम्स मीन आई वुड से रूल्स टू कैलकुलेट डेरिवेटिव, रूल्स टू कैलकुलेट डिफरेंशियल या डेरिवेटिव, डिफरेंशियल या डेरिवेटिव, ओके। ये अब हम पढ़ेंगे, तो ओके वी विल डू दिस नाउ। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर एफ एंड जी हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, मतलब एफ डैश एंड जी डैश एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर एफ डैश एंड जी डैश एग्जिस्टेंट हैं, दे एग्जिस्ट, तब हम किसी फंक्शन को इन लेमैन टर्म्स बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मतलब अगर वो फंक्शन डेरिवेबल है देन आई कैन से
कि उनका सम हम इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ओके, सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर हम देखें उधर कांस्टेंट टाइम्स एफ है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ अ फंक्शन, कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन टू फंक्शन, इन अ मल्टीप्लिकेशन टू फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं, जिनके ऊपर हम आगे बात करते हैं। राइट, तो यहाँ पर जैसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जिस तरीके से, उसी हिसाब से बात करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स अगर कुछ ऐसा है के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव देखें तो आपको इतना तो पता होगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। आई एम एज्यूमिंग कि आप क्योंकि अपने एंड फेज में एक रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये पता है, तो इसीलिए आई वुड से कि हम इसको के टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें कांस्टेंट था के एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है। इसमें अगर हम बात करें किसी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो इसमें हम इसको डी ऑफ डी एक्स अगर हम ऐसे करें, इसका डिफरेंशिएशन करें, तो वो इंडिविजुअली डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ 3x बाय डी एक्स हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने कांस्टेंट बाहर करना है, तो 3 एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली 2x प्लस 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो दिक्कत की इशू है, क्योंकि ये सब तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होता है, बेसिकली फिजिक्स में पढ़ी होती हैं ये सब चीजें। अगला आता है हमारा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल भी उतना ही सिंपल है। प्रोडक्ट रूल में बात करें तो सिंपल है यार, एफ और जी का अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना, मतलब प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशियल निकालना है, दिस कैन इवन बी डिनोटेड बाय ऐसे। तो पहले आप एक को डिफरेंशिएट करो कीपिंग द अदर एज कांस्टेंट, फिर हम दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले को एज इट इज रखेंगे। तो यू वी कहते हैं हम, डी ऑफ डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू वी डैश प्लस वी यू डैश, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। इसके बाद आता है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में सिंपल सा एनालॉजी है कि अगर हमारे पास f अपॉन जी दिया है, तो इसका डिफरेंशियल जो हम लिखेंगे दैट इज डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास लॉजिक बन जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ जी के इनवर्स का डी बाय डी एक्स, फिर हम लगा सकते हैं एफ डैश जी इनवर्स, ठीक है, प्लस इनवर्स नहीं, मतलब बेसिकली इनवर्स नहीं है, रेसिप्रोकल वाला ही है। अगर मैं 1/g को एक फंक्शन के मान रहा हूं, तो ये आ जाएगा एफ डैश के प्लस के टाइम्स के डैश टाइम्स ऑफ एफ, तो यानी कि ये वाली चीज ऐसे आ जाएगी एफ डैश अपॉन जी प्लस एफ इंटू के डैश, और के डैश हमारा एक्चुअल में क्या है, 1/g का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डैश कितना होगा, -1/g स्क्वायर इंटू जी डैश होता है। ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज सिंपली आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास 1/3x है, ठीक है, या 1/x है, 1/x है, तो उसका डेरिवेटिव जो होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -1 का डेरिवेटिव जैसे लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स की पावर -2, यानी कि -1/x स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम बात करें कुछ और की, जैसे हम 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो इसको हम ले सकते हैं x की पावर -2 डी बाय डी एक्स। ओके, तो इसको जैसे हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये वाली चीज बन जाएगी -2x की पावर -3, यानी कि -2/x³। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे हम इसका लॉजिक समझेंगे। फिलहाल आप याद रखें कि d बाय डी एक्स ऑफ 1/g इज इक्वल टू -1/g स्क्वायर इंटू जी डैश ऑफ एक्स। ये आपको याद होना चाहिए, इसका लॉजिक अभी पढ़ेंगे,
ताकि हम इसमें और क्लियर हो जाएं। तो ये हमारे पास इस तरीके से आता है, जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश अपॉन जी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे आ जाता है। दिस इज नोन एज क्वोशिएंट रूल। अगला आता है चेन रूल। तो चेन रूल में क्या है, अगर यहाँ पर एक फंक्शन ऑफ यू और एक दूसरा भी फंक्शन ऑफ यू है तो डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज, पहले वाले को हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरे वाले को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग है, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दूं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें स्टैंडर्ड रूल्स, अगर आपको थोड़े बहुत आइडिया है तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। और वो कब होता है, जब यहाँ वाला वेरिएबल और यहाँ वाला वेरिएबल इक्वेट हो जाए। तो कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि इस वेरिएबल को और इस वेरिएबल को इक्वेट किया जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ एक्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर से और डिवाइड भी कर देता हूँ डी एक्स स्क्वायर से, ठीक है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक चेन बन गई क्योंकि यहाँ वाले अब इक्वेट हो जाएंगे और ये वाला हम इंडिविजुअली हम इसका डेरिवेटिव जानते हैं। तो ये आ जाएगा डी ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ऐसा आ जाएगा। तो ये वाली चीज तो आ जाएगी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर साइन टी होता, ये टी होता, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाता। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसी तरीके से अगर हम इसी एनालॉजी से बात करें तो ये कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x हो जाता है, ठीक है। तो इसी को एज अगर हम सिंपल लॉजिक में बात करें तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो अगर साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव लिखें पहले, तो अगर हमें साइन ऑफ टी और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी ऑफ साइन टी बाय डी एक्स अगर हमें लिखना है तो ये आ जाएगा कॉस टी टाइम्स डी टी बाय डी एक्स। मतलब बेसिकली पहले हमें इंडिविजुअली बाहर से अंदर को चलना है, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर लिया। तो उसी को, तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी लगा, उसको एक अलग से तरीका बना दिया एंड वी आर डन, दैट्स इट। मतलब यहाँ पर ये वाली चीज उतनी ही यूज होती है चेन रूल। तो इसको आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा चेन रूल कैसे लिखा गया। तो अगर f इज अ फंक्शन ऑफ u देन dy बाई डी एक्स, देखो f इज अ फंक्शन ऑफ u, अगर हम इसी को नोटिस करें, ठीक है, अगर हम इसी से लॉजिक निकालें f y इज अ फंक्शन ऑफ u देन dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाय du टाइम्स du बाय dx, ठीक है। तो du बाय dx एज इट इज रख लिया और dy बाय du क्या हो जाएगा, f डैश u, तो f डैश u टाइम्स du बाय dx हो जाएगा। ये अपन का आ जाएगा dy बाय dx। तो दिस इज, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो क्लियर है, ये आपका अपना हो जाएगा इस तरीके से इसे यूज करना। तो अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स लिखे गए हैं जिनको आपको याद हो, जो आपको याद होने चाहिए, जैसे x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन, e की पावर x का एज इट इज रहता है a की पावर x का a की पावर x टाइम्स log a होता है, ln x का 1/x होता है। इनके सारों के प्रूफ जो होते हैं ना वो जनरली फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले जाते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले जाते हैं। जब हम इसको ऐसे लगा दें, जैसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की पावर x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n ओवर h आ जाता है। इसमें x प्लस h माइनस x आएगा तो h बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर व्हाट यू कैन डू इज अप्लाई बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम, सिंस h इज वेरी स्मॉल तो आई कैन राइट लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की पावर n प्लस h टाइम्स प्लस nc0 nc1 h टाइम्स इंटू n x की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, माइनस x की पावर n अपॉन h आ जाता है, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल होता है,
So what I am left it with is limit h tending to 0 nc1 h की पावर hx की पावर n minus 1 प्लस nc2 h स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड हायर पावर्स जो आ जाएंगी अपॉन h आ जाएगा. एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, बाकी सब में h टेंडिंग टू 0 है तो बाकी सारी टर्म्स नेग्लेक्ट होकर 0 बन जाएंगी. एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज nc1 x की पावर n minus 1. अब nc1 तो n होता है तो ये n इंटू x की पावर n minus 1 बन जाता है. तो ये अपन का एनालॉजी होता है इसके डेरिवेटिव को समझना. ठीक है, log x का 1/x होता है. ओके, ये आपको क्लियर होगा. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. और log ऑफ x बेस a, अब ये भी एक तरीका होता है लिखने का. बेस चेंज प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं log ऑफ x बेस a कैन बी रिटन एज log ऑफ x बेस e अपॉन log ऑफ a बेस e. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. और जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसको हम 1/x टाइम्स log ऑफ e टू द बेस a लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसको जब ये ऐसे आएगा तो log x का डिफरेंस, ये तो एक कांस्टेंट है ना, तो 1/log ऑफ a बेस e एज इट इज रहेगा. और इसका अगर हम टाइम्स करें, यानी कि इसको अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो log ऑफ e बेस a यानी कि ln x है तो वो 1/x हो जाता है. अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो इस फॉर्मेट का आया नहीं है, ये तो इंटरचेंज हो गए. तो मैंने कहा कि ये वाली जो चीज है इसको हम इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल लेके ऐसे लिख सकते हैं. तो आपने भी कहा हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो इस तरीके से ये कुछ चीजें प्रूव होती हैं. स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से आप जितने चाहे प्रूव कर सकते हैं. कहीं हो सकता है कि आप प्रूव ना भी कर पाए. जैसे यहाँ पर कांस्टेंट है, लेट्स से आई कॉल इट सी, तो आई कैन राइट सी प्लस सी है तो c माइनस सी ही बनेगा उसमें. ठीक है, उसका x के हिसाब से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो एक स्ट्रेट ऐसे स्लोप है. और हमें पता है कि पैरेलल टू y एक्सिस कोई भी, पैरेलल टू x एक्सिस कोई भी लाइन है उसका स्लोप 0 होता है. तो dy/dx कांस्टेंट रहता है, एंड कांस्टेंट का dy/dx 0 होता है. दिस इज dy/dx ओनली. ठीक है, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम एक और एनालॉजी देखें, 1/x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव देखना है तो आप याद रख सकते हैं कि x रेज टू द पावर -n है, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये -n x रेज टू द पावर n -1 n -1 आ जाता है, यानी कि -n अपॉन x रेज टू द पावर n+1 आ जाता है, यानी कि -n अपॉन x रेज टू द पावर n+1 आ जाता है. ये हमारा इस वाली चीज का डेरिवेटिव है. तो अगर 1/x रेज टू द पावर k लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे -k अपॉन x रेज टू द पावर k+1, यानी कि ये वाली चीज इसका डिफरेंशिएशन में नेगेटिव के साथ ऊपर आएगी और इसका एक वैल्यू बढ़ के जाएगा तो ये k+1 बन जाएगा. तो ये अपन का तरीका होता है इसे रिप्रेजेंट करने का. तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. ये एनालॉजी इज क्वाइट क्लियर, आई होप. ठीक है, तो 1/x रेज टू द पावर n है तो -n अपॉन x रेज टू द पावर n+1 कैसे लिखा जाता है वो आपको आ जाएगा. अब यहाँ पर 1/x स्क्वायर हो तो यहाँ पर -2/x³ लिखने में आपको कोई सिरदर्द नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर साइन इनवर्स x, अगर जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स x की बात करें तो साइन इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पर 1/√1 - x², और ये हमने इसको डिफाइन कर दिया. x को हमें डिफाइन करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है. वैसे भी दिख रहा है यार, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन देखना ही है. अगर हम एंड पॉइंट देखो, अगर हम 1 या -1 डाल देते, पहली तो ये बात है, तो ये कहीं ना कहीं इसके ग्राफ का एंड पॉइंट होता, और एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही नहीं है, और इसीलिए एंड पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है. तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली प्रूव हो जाता है. कॉस में भी 1 या कॉस इनवर्स ऑफ 1 या -1 भी एंड पॉइंट्स पे आता है 0 या पाई पे, तो ऑटोमेटिकली वो भी एडजस्ट हो जाता है. tan इनवर्स में ऐसा है, tan इनवर्स में एंड पॉइंट्स अब वैसे x² -1 इनफाइनाइट, x² का वैल्यू -1 तो वैसे हो ही नहीं सकता रियल वर्ल्ड में, और बाकी इसीलिए इसका हर पॉइंट पे वैसे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. इसका इन्फिनिटी तक जाता है ग्राफ
जिसकी वजह से हम इसके एंड पॉइंट को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। सेक इनवर्स का भी कुछ उल्टा ही फंडा होता है, बस वो थोड़ा सा एक डिक्रीजिंग नेचर का होता है और उसके वो कंडीशंस ऑटोमेटिकली डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड पॉइंट आ गया, तो वैसे ही यहाँ पर जहाँ छोटे मोटे इंटरवल्स हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर जैसे अगर डेरिवेटिव देखें तो इसका डेरिवेटिव बिल्कुल कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को टेंड कर गया होगा जब एक्स का वैल्यू 1 हुआ होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 हुआ होगा, 0 हुआ होगा, -1 हुआ होगा, यहाँ पर भी वही वाला केस है। ठीक है, दीज आर लाइक भाई भाई, मतलब इनका अपना अलग ही सिस्टम चलता है। और कॉट इनवर्स का तो आपको पता ही है, बस आपको डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए। तो अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें, डेरिवेटिव्स ऑफ अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, अच्छा एक बार हम इसमें थोड़ा सा और देख सकते हैं। अगर हम देखें इनवर्स फंक्शंस की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनवर्स फंक्शंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शंस में क्या होता है भाई, इनवर्स फंक्शन का लॉजिक समझते हैं। ये हमारे पास कुछ इनवर्स फंक्शंस दिए गए हैं और हम इन्हीं के हिसाब से वी विल सी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास साइन इन एक्स है और साइन इनवर्स एक्स है, हम इन्हीं में चर्चा करेंगे। फर्स्ट केस ये हम इसी को एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। देखो हमें निकालना क्या है, अगर हमारे पास कोई गिवन फंक्शन, हमारे पास एक गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और हमें उसके इनवर्स का वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल या डेरिवेटिव, राइट। तो एफ इनवर्स का डेरिवेटिव लिखना है। अगर हम एफ इनवर्स को थोड़ी देर के लिए जी मान लेते हैं तो हमें बेसिकली जी डैश लिखना है, ये आपको समझ आता होगा। अच्छा, हमें पता है एक चीज कि एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमने पढ़ा था इनवर्स के टाइम पे फंक्शंस में। तो जिसी का फंक्शन वीक है उसको ये नहीं पता होगा, आप फंक्शन की रिवीजन चेकलिस्ट देख सकते हैं। ओके, सो हम कहेंगे कि यार ये वाली जो चीज है ना, ये ऑटोमेटिकली एक्स आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी उसमें क्या होती है, एक्स ही होती है या वाई होती है, ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। आई एम अज्यूमिंग कि उसका एक्स होगा। तो अब मुझे डेरिवेटिव लिखना है, मुझे क्या लिखना है, जी डैश लिखना है ना। तो जी डैश लिखने का सिंपल सा तरीका है, मुझे पता है कि ये वाली चीज एक्स है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड तो ये आ जाएगी डी एक्स बाय डी एक्स और राइट साइड आ जाएगी डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया होगा, जिससे मैं कह सकता हूं कि ये आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाता है। जिससे मैं एक बात और कंक्लूजन पे पहुंचता हूं कि ये आ जाएगा एफ डैश टाइम्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ये अब लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो आपका डिफरेंशिएशन वीक है, आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। दिस इज अ रिवीजन वीडियो और आपको इसमें आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस सेंस में देखें तो अब यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स हमें नोन था जो कि हमने जी माना, बस यहाँ पर हमें ये मिल गया और हम इससे डायरेक्ट एक रिलेशन पर पहुंच गए कि डी बाय डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश टाइम्स एफ इनवर्स। बस यहां तक जो करा वो बहुत था। अब इसी से अगर हम थोड़ी सी स्पेस ले लें, यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी जगह ले लें इस पॉइंट पे, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हमें पता है साइन एक्स अगर एफ है तो एफ इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। बस हमें ये चीज पता है, अब हम इसी को यूज करेंगे। देखो एफ टाइम्स ऑफ एफ इनवर्स जो है वो एक्स आएगा ऑटोमेटिकली, ये मुझे अभी तक पता है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो एफ डैश टाइम्स ऑफ एफ इनवर्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉस ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अच्छा,
अगर हम ध्यान से देखें, हमें पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो हमारा आइडेंटिटी होता है, और बाकियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर हम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स देखें तो वो भी एक्स होता है, ये दोनों एक्स होते हैं, ये मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे ये भी पता है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को इंटरचेंज करने के लिए आई कैन यूज दिस थिंग कि ये एक्स अपॉन वन लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये थीटा है अगर, तो साइन थीटा यहाँ पर एक्स है, तो थीटा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है। तो कॉस हम लिख सकते हैं ये वाली लेंथ वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स, सॉरी ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो ये वन अपॉन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो जब भी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं पूछा हो, व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज ये, यहां से आप स्टार्ट कीजिए एंड यू आर थ्रू, मतलब इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिंपल सी फंक्शंस के ऊपर जो हमने बात करनी है और इनवर्स फंक्शंस के ऊपर बात करनी है। एक बार सारे डेरिवेटिव्स को रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, सो दैट कोई दिक्कत ना हो। एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ओके, साइन इनवर्स एक्स का आ जाएगा, सॉरी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स एल एन है, लॉग एक्स का वन बाय एक्स, लॉग ऑफ एक्स बेस ए का वन बाय एक्स एल एन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कांस्टेंट का जीरो। राइट, ये हमने कुछ प्रूव्स किए। और साइन इनवर्स एक्स का हमने देख लिया, कॉस इनवर्स इनवर्स के हमने इस तरीके से निकाले इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने ऊपर वाले निकाल लिए थे, तो अब इनको हमने डायरेक्टली निकाल लिया। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास कुछ डेरिवेटिव्स थे जिनको हमने प्रूव करने का भी मेथड देखा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ खास बात है, देखो क्या खास है। अगर मैं u और v एज अ फंक्शन, लेट्स से इस फंक्शन को मैं g एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट रूल को हम इससे प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं log ले लूं तो log ऑफ g ऑफ x, I am assuming them to be function of x, is equal to log of u of x times v of x, या u into v as it is लिखूंगा मैं, u implies u of x, v implies v of x and g implies g of x, please don't mind। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे so as to ensure कि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम log of g of x करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा log ऑफ u ऑफ x प्लस log ऑफ v ऑफ x। राइट, ये अपन के पास आ जाएगा। नाउ ये इंडिविजुअल फंक्शंस बन गए। यहां तक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का लेट से मुझे डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं आता चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि मैं लॉग लूंगा तो ये इंडिविजुअली सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और अब मैं इन्हें सिंपली डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा log x का तो वन बाय एक्स होता है, पर log ऑफ g ऑफ x का वन बाय जी एक्स टाइम्स जी डैश ऑफ x होगा। ठीक है, मतलब यूजिंग चेन रूल लिखा गया ऑब्वियसली, यहाँ पर वन बाय यू एक्स टाइम्स यू डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पर वन बाय वी ऑफ एक्स टाइम्स वी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, g ऑफ x क्या है, u और v है, तो ये आ जाएगा g डैश ऑफ x अपॉन यू वी इज इक्वल टू वन बाय यू डैश प्लस वन बाय वी डैश। एलसीएम ले लिया, यहाँ पर यू वी आ जाएगा, u डैश v प्लस v डैश u आ जाएगा। ये और ये निपट गए भाई, तो ये आ जाएगा सिंपल g डैश इज इक्वल टू यू वी डैश प्लस वी यू डैश। तो इस तरीके से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। एक और तरीका, अगर हम इसमें दूसरे को देखें, अगर हम डिफरेंस ऑफ फंक्शंस को देखें, सॉरी डिवीजन ऑफ फंक्शंस को देखें, यानी कि u बाय v को देखें, तो इसको हम लिख सकते हैं log u माइनस log v। ठीक है, फिर आगे हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, वन बाय यू डैश माइनस वन बाय वी डैश इज इक्वल टू वन बाय यू वी इंटू यू वी का एंटायर का डैश। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है यार, माइनस साइन है तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को एडजस्ट कर लेगा और हमारे पास सिंपली रिजल्ट आ जाएगा।
जो कि है हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अच्छा u बाय v था ना, u बाय v एज इट इज, यहाँ पर u बाय v आएगा, यहाँ पर u बाय v आएगा, तो इसे एक बार करके देख लेते हैं, शायद कुछ क्लियर हो जाएगा इससे। तो ये आ जाएगा v u डैश माइनस यू वी डैश, तो न्यूमरेटर तो बन गया, और अब हम यहाँ पर यू वी लिखें और इसको हम लिख दें u बाय वी का डैश इंटू यू बाय वी, ठीक है, u से u कट गया और ये v स्क्वायर रह गया डिनोमिनेटर में, और ये मेरा न्यूमरेटर v u डैश माइनस यू वी डैश इज इक्वल टू u बाय वी के एंटायर का डैश आ जाएगा। ये अपन के पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो सकता है जो आपको समझ आ गया, तो ये हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट को यूज करने के लिए भी फाइंड करते हैं। इसके अलावा अगर हम एफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स लेंगे, तो अगर हम f की पावर g टाइप का कोई फंक्शन ले रहे हैं और हम अगर उसको हम लेट्स से हम l फंक्शन l ऑफ x कंसीडर कर लें, ठीक है, तो हम log ऑफ l लेंगे तो वो आ जाएगा g log f आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम सारे डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो फाइनली ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएंगे। तो कई लोग इस रिजल्ट को याद भी रखते हैं, मैं पर्सनली इस रिजल्ट को याद रखता हूँ क्योंकि टाइम बच जाता है, ठीक है। तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं रिजल्ट को, लिखना सिंपल है, देखो f की पावर g, फिर नीचे से आओ g बाय एफ एफ डैश, ये आप एज असाइनमेंट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसे एज असाइनमेंट कर सकते हैं सॉल्व, तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा, चेक कर लेना, यही रिजल्ट आना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये रिजल्ट आया कि नहीं आया, आपको बताना जरूरी है, ठीक है। मैं रिस्पॉन्स तो देखता हूँ लोगों का, पर ऐसा है कि एक पॉजिटिव आउटलुक आया कि हाँ भाई मेरे को आ गया, ये मुझे समझ आ रहा है, सब आ रहा है, बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ दिक्कतें हैं वो आप मुझे ऑटोमेटिकली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं इस वाली डिस्कशन को, और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर हम अगर थोड़ी सी चर्चा करें, तो अगर y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो dy बाय dx बेसिकली कुछ नहीं है। देखो अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान से देखा तो आप इसे dy बाय डी थीटा टाइम्स डी थीटा बाय डी एक्स लिख सकते हैं, बस वही तो लिखा हुआ है। तो बेसिकली पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बस एक नाम का है, बस इसमें पैरामीटर हमारे यहाँ पर सेम है, और इसी को हम एक तरह से चेन रूल की तरह यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू चेन रूल, हाउएवर क्योंकि हमारे यहाँ पर टर्मिनोलॉजी कुछ अलग सेंस में बनती है, इसीलिए हम इसे अलग से पढ़ते हैं, अदरवाइज द थिंग इज सेम यार, ठीक है। और जैसे ही आप थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन वगैरह भी पढ़ लेंगे है ना, तो आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होना जरूरी है, ठीक है। जब आप इस चीज में कंफर्टेबल हैं कि डी वाई को हम लिख सकते हैं एफ डैश थीटा इंटू डी थीटा, तब आप इसमें और कंफर्टेबल हो जाएंगे, वरना इस तरीके से जाओ, दिस इज द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। आप ऐसे देखो कि यहाँ पर थीटा में पैरामीटर है, यहाँ पर थीटा में पैरामीटर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अगर हम इस तरीके से देखें, अगर जैसे कई लोगों को इंटीग्रेशन में बहुत फेवर होता है, रुचि होती है, तो यहाँ पर डी वाई आ जाएगा एफ डैश थीटा डी थीटा, और डी एक्स आ जाएगा जी डैश थीटा डी थीटा। अब इन दोनों को ऐसे डिवाइड कर ले, ऑब्वियस सी बात है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव्स में डिवीजन पॉसिबल हो जाता है, पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद हम इस बात पे भी आएंगे, तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, ठीक है। तो ये अपन के पास आ जाता है, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, बस वही लिखा हुआ है यार, वही लिखा हुआ है, जस्ट मैंने इसे इस तरीके से लिख दिया है, देयर इज नथिंग स्पेशल इन इट, ठीक है। अच्छा ये हमने कवर कर लिया है इनवर्स फंक्शन के साथ कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, चलिए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, ओके। लेट्स से अगर हम इसका एग्जांपल देखें, तो हम लिखते हैं y को अगर हम लिखें साइन थीटा और x को अगर हम लिखें कॉस थीटा, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा क्या, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा टाइम्स डी थीटा बाई डी एक्स, राइट। तो ये वाली जो चीज है dy बाई डी थीटा तो आ जाएगी कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स है, तो आप इसे 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख लीजिए,
और dx अपॉन डी थीटा हमें पता है माइनस साइन थीटा आएगा। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो ये आ जाता है माइनस कॉट थीटा। अच्छा, कई लोगों को ये डाउट होगा कि dy बाई डी एक्स है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते tan थीटा का डेरिवेटिव करके, तो ये गलत है। ठीक है, दिस इज एंटायरली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट दिस एंड दिस आर नॉट मैथमेटिकली इक्विवेलेंट, जिसकी वजह से ये वाली चीज ये वाला रिजल्ट लाती है, और अगर ये वाली चीज होती तो इसका रिजल्ट आता सेक स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए यहाँ पर ये रिजल्ट्स में कंफ्यूज नहीं होना। पहले कई लोग ऐसे करेंगे, अगर यहाँ पर कुछ है dy बाई डी एक्स, फिर राम भरोसे चल पड़ेंगे, dy बाई डी एक्स लिख लिया है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो काम आसान हो जाएगा। अरे भाई, काम आसान थोड़े हो, ऐसे थोड़ा होता है यार, है ना। ठीक है, लॉजिक है हमारे सामने, हमें लॉजिक के बेसिस पे चलना है। मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि कई लोग जो गलती करते हैं वो मतलब ऐसा ना कहें कि यार इनके नोट्स में था, है ना, इन्होंने तो बताया था ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने फालतू की चीजें हटा दी। बस आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है कि क्या पूछा क्या गया है। अगर यहाँ पर डी वाई बाई एक्स बाय डी थीटा पूछा होता तो कुछ आंसर अलग आता, तब आंसर होता सेक स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि y बाय एक्स tan थीटा होता है और tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये tan थीटा का डेरिवेटिव आ जाता। तो ये हमारा सेपरेट क्वेश्चन है, दिस इज सेपरेट। ठीक है, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा चलिए, तो अगला आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में भी कुछ खास नहीं है, दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? अगर y हमारे पास f ऑफ x है, दिस इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a टू b, ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, तो इसका डेरिवेटिव इफ इट एग्जिस्ट, ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्टेंट होगा, तब वो f डैश x है, जिसे हम dy बाई dx कह सकते हैं। This is called the first derivative of y with respect to x. If this happens that the first derivative has a derivative on a to b, then its derivative is called second derivative. मतलब अगर हमारे पास dy by dx है और उसका भी कहीं डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसे सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये आ जाएगा d2y by dx2 या जो भी है। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज y डबल डैश। अच्छा, नोट दैट बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। देखो, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, द एंटायर लॉजिक इज आउट ऑफ स्कोप एट दिस पॉइंट, बट हम बात कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल्स हैं तो हम उनमें डिवीजन रूल्स लगा सकते हैं। बट अगर d2y बाई dx2 है, क्या हम इसे d2y बाई d थीटा 2 अपॉन dx2 बाई d थीटा 2 लिख सकते हैं? आंसर इज रॉन्ग। नहीं, ये हमारे पास अप्रोच नहीं होता है, दिस इज आउट ऑफ स्कोप, और इसमें लोग गलती करते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि अगर हमें साइन थीटा, अगर हमारे पास y साइन थीटा और x कॉस थीटा है, तो हमारे पास इसका d2y बाई डी थीटा 2 dx2 अगर इसे निकालना है तो इसे दो बार डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर मैं पहले ही अनइक्वल लिख देता हूँ। ठीक है, अगर लकीली इक्वल आ जाए तो बात अलग है, पर वैसे लॉजिकली ये गलत है। और dx2 को देखें तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये tan थीटा आ जाता है, विच इज एंटायरली रॉन्ग ऑब्वियसली। ठीक है, मेथड इज रॉन्ग, आंसर का पता नहीं, पर व्हाट आई नो इज अगर मुझे d2y बाई dx2 निकालना है, सो आई नो दैट दिस इज d बाई dx ऑफ dy बाई dx। तो अगर मैं कहीं ना कहीं dy बाई dx निकाल लूं और उसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरा आंसर सही आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर कहीं dy बाई dx नहीं निकाला और उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो इसीलिए हमारा आंसर पॉसिबली रॉन्ग है। क्या पता कभी सही आ जाए, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, केस तो अराइज कर ही सकता है। ठीक है, पर मुझे पता है कि इसका dy बाई dx हमने अभी निकाला था कि यहाँ पर इसका dy बाई dx जो है वो आ जाता है माइनस कॉट थीटा। यहाँ पर निकाला था ना, आई थिंक यहाँ पर हमने निकाला था माइनस कॉट थीटा, जी बिल्कुल। अब उसका हम यूज करेंगे, माइनस कॉट थीटा है, सो डी बाई डी, अच्छा डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉट थीटा लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होता है, कॉट थीटा का अगर हम डी बाई डी थीटा करते हैं तो वो आ जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बाहर और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा बाई डी एक्स। ऑब्वियस सी बात है, डी थीटा बाई डी एक्स हम कहीं ना कहीं से निकालेंगे। डी थीटा बाई डी एक्स हम कहाँ से निकाल सकते हैं? देखो हमें पता है एक्स कॉस थीटा है, तो डी एक्स आ जाएगा माइनस साइन थीटा, सॉरी डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा पता है, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन साइन थीटा। तो ये आ जाता है माइनस कोसेक क्यूब थीटा, जो कि इसका आंसर हो जाता है जब ये हमारे पास दिया है। यहाँ पर भी मत छोड़ देना, यहाँ पर भी कई लोग छोड़ देते हैं कि बस इसे एज इट इज लिख देते हैं। भाई हमें पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है। थीटा इज अ पैरामीटर जिसको हमें फाइनलाइज, एक्स इज अ पैरामीटर फॉर अस, ठीक है, और हमारे पास अगर जितना सॉल्व हो सकता है उतना हो जाए तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव आउट ऑफ इट। ठीक है, ये तो था हमारे पास डिफरेंशिएशन के कुछ नॉर्म्स और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। और हमने हायर ऑर्डर में ये बात पढ़ी कि यहाँ पर हम nth डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिख रहे हैं तो इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखते हैं तो इसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, और इसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, दिस इज नॉट मैथमेटिकली इक्वल टू डी टू वाई बाई डी थीटा टू अपॉन डी टू एक्स बाई डी थीटा टू, दिस इज नॉट मैथमेटिकली इक्वल, इसको हमने देखा। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को कैसे डिवाइड करना है, डिफरेंशिएट करना है, सॉरी। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो अगर यहाँ पर हमारे पास एफ जी एच ए बी सी एल एम एन ऐसे हमारे पास डेरिवेटिव्स हमें इनके निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो वो आ जाएगा, हम पहले ऊपर वाले आइदर रो और कॉलम कुछ भी ले लो, आप कॉलम से डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, रो से भी कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोज लेके वो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट को, ये हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ा है। तो ये आ जाएगा, सिंपली हम पहली रो को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, फिर हम दूसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ जी एच ए डैश बी डैश सी डैश एल एम एन। ठीक है, एंड सिमिलरली फिर हम तीसरी रो को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ जी एच ए बी सी और एल डैश एम डैश एन डैश। तो ये हमारे पास आ जाता है, दिस इज स्टैंडर्ड एनालॉजी। ठीक है, इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स हो जाता है। और हमारे पास और भी एक टॉपिक है एल ऑर्बिटल रूल, एंड उसके बाद आई थिंक हमारा ये टॉपिक ही खत्म हो जाता है। मतलब इतना इजी टॉपिक्स है ना ये, मतलब डिफरेंशिएशन छोड़ना इज नॉट अ गुड थिंग ना। ठीक है, जिसने डिफरेंशिएशन कर ली उसका तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एल ऑर्बिटल रूल बेसिकली क्या होता है ना, कई बार लिमिट्स में यूज हो जाता है। तो लिमिट्स में तो मैंने बताया नहीं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग शॉर्टकट्स लगाएं। दिस इज अ काइंड ऑफ शॉर्टकट, मैं इसे एज सच यूज नहीं करना, प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव अप्रोच तो हमारी कम हो जाती है, पर जरूरी नहीं है इसे यूज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी यूज नहीं करना, यूज कर भी सकते हैं, बट आई थिंक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर अगर हम एल ऑर्बिटल रूल कहें, so this is applicable for calculating the limits of indeterminate forms of type 0 by 0, infinity by infinity. If the function f of x and g of x are differentiable in a certain neighborhood of a point, देखो obvious सी बात है, differentiable function होने चाहिए और format ऐसा बनना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिमिट से 0 by 0 हो जाए, ठीक है, दोनों की लिमिट इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट होकर 0 हो जाए, क्योंकि हमें पता है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिखा गया, तो वो इंडिविजुअली हम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट हम 0 बाय 0 फॉर्म को चेक कर सके। ठीक है, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को चेक कर सकें, तो वो केस तो एज इट इज रहेगा। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज रह सकती है। तो हम कहेंगे कि अगर ऐसे कुछ फॉर्मेट बन रहे हैं तो हम डायरेक्टली एफ डैश और जी डैश को लिख सकते हैं। ठीक है, इनको हम इंडिविजुअली न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, इंडिविजुअली डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों का डिवीजन ले लेंगे, और हम तब तक करते रहेंगे ये प्रोसेस को। ठीक है, nth डेरिवेटिव तक जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट कभी ना कभी ये लिमिट फाइनाइट हो जाए, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, वापस 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी काइंड ऑफ फॉर्मेट ना बनाए। ठीक है,
तो दिस पॉइंट इज ए इज माइदर फाइनाइट और प्रॉपर इम्प्रॉपर, ठीक है। ए पॉइंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी भी हो तब भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात करें तो जैसे जीरो फॉर्म, जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी को हम जीरो बाय जीरो के इक्वेट कर सकते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। हम इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, पहले हम थोड़ा फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सो दैट हम जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप के फॉर्मेट ला सके। 1 की पावर इन्फिनिटी का हमने बताया हुआ है e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 1 है, सॉरी ऐसा कुछ आ जाता है ना, मतलब जो भी एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 1 आता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा रिड्यूस्ड फॉर्मेट होता है जिसमें हम या इधर जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जा सकते हैं। नोट दैट जीरो बाय जीरो को भी हम लिख सकते हैं 1 बाय इन्फिनिटी अपॉन 1 बाय इन्फिनिटी, जो एक तरह से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप ही है। तो इसीलिए कभी जीरो बाय जीरो लिखा हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लिखा हो तो आप कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल ले लो, आपका जीरो बाय जीरो बन जाता है, या मतलब रिस्पेक्टिवली अलग अलग बन जाएंगे, है ना। लॉग ले लेंगे इसमें, जैसे इनमें ऐसा है तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे लिखा गया इसको देखो, f की पावर g है, अगर हम लॉग ले लें तो g log f आ जाएगा हमारे पास log ऑफ k, ठीक है। ओके, सो ये आ जाएगा k आ जाएगा e की पावर g log ऑफ f आ जाएगा, जिसको हम इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन के नॉर्म्स लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा भाई डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और इससे एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते इसमें, मतलब बेसिकली एक लिमिट सॉल्विंग और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं यही बोलूंगा कि पढ़ते रहें, लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।